अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंचा है जहां युद्ध और शांति के बीच की रेखा बेहद पतली दिखाई दे रही है। इस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित होने वाली ये बातचीत न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे पश्चिम एशिया और यूं कहें कि वैश्विक राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस बातचीत से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रम और दोनों पक्षों के जो बयान आ रहे हैं उसे देखते हुए ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये वार्ता, ये बातचीत किसी ठोस परिणाम तक पहुंच पाएगी भी या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए ये जान लेते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की जड़ें कितनी गहरी हैं। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब हो रहे थे। समय समय पर प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद, मध्य पूर्व में प्रभाव की लड़ाई और सैन्य झड़पों ने इस रिश्ते को और ज्यादा जटिल बना दिया। हाल ही के वर्षों में यह तनाव कई बार सीधे सैन्य टकराव के करीब भी पहुंच चुका। अब जब इस्लामाबाद में यह बातचीत की तैयारी हो रही है तो इसके पहले दोनों पक्षों के तीखे बयान माहौल को और ज्यादा सेंसिटिव बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। उनके बयान में हथियारों से लैस जहाज तैयार हैं जैसी बातों ने यह संकेत दिया कि अमेरिका बातचीत के साथ साथ दबाव की रणनीति भी अपना रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी भावनात्मक और राजनीतिक रणनीति का प्रदर्शन किया। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघर कालिबाफ जिस बयान से इस्लामाबाद पहुंचे उसमें उन स्कूली बच्चों की तस्वीरें और बैग रखे हुए थे जो हाल ही में हुए हमलों में मारे गए। यह कदम केवल एक प्रतीकात्मक संदेश नहीं था, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अमेरिका और उसके सहयोगियों को नैतिक रूप से कटघरे में खड़ा करने की एक भरपूर कोशिश थी। इस बातचीत में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं, जबकि अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के करीबी सहयोगी और दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे नाम मौजूद हैं। यह दिखाता है कि दोनों देशों ने इस बातचीत को गंभीरता से लिया है और उच्च स्तर के प्रतिनिधियों को यहां पर भेजा है, इस्लामाबाद भेजा है, जिसे इस वक्त एक अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बातचीत के मेजबान हैं और उन्होंने इसे सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश की है। इस्लामाबाद के रेड जोन में स्थित सेरेना होटल को पूरी तरह सुरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया है। होटल को कई दिनों के लिए बुक कर लिया गया है और आम मेहमानों को वहां से हटा दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास को भी एक वैकल्पिक स्थल के रूप में तैयार किया गया है कि अगर बातचीत वहां पर संभव नहीं हो पाती तो प्रधानमंत्री आवास को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखा गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक शुरुआत में दोनों पक्षों के साथ अलग अलग बैठकें होंगी और जब तक कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन जाती तब तक आमने सामने की बातचीत नहीं कराई जाएगी। यह तरीका इस बात को दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी अभी भी बहुत गहरी है। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा को लेकर भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो ठीकरा पाकिस्तान के ऊपर फोड़ा जाएगा। पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन उनकी भूमिका परोक्ष रूप से जरूरी और महत्वपूर्ण मानी जा रही है और एयरपोर्ट पर रिसीव करने की जो तस्वीरें सामने आई हैं इन प्रतिनिधियों को, उसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साफ नजर आ रहे हैं। गोपनीयता इस बातचीत की एक और खास विशेषता है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद पहुंचने की खबरें तो आईं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इस तरह अमेरिकी पक्ष की गतिविधियों को भी सीमित जानकारी के दायरे में ही रखा गया है। इसका मुख्य कारण सुरक्षा के साथ साथ दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी भी है। पाकिस्तान भी इस बात को लेकर बेहद सतर्क है कि उसकी जमीन पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक ना हो, क्योंकि इसका असर उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ सकता है।
अब सवाल यह उठता है कि इस बातचीत से आखिर क्या उम्मीद की जाए। एक तरफ दोनों देश ये जानते हैं कि युद्ध की स्थिति में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान पर पहले ही आर्थिक प्रतिबंधों का भारी दबाव है, जबकि अमेरिका भी लंबे समय तक किसी नए युद्ध में उलझने से बचना चाहता है, और खासकर ऐसे मौकों पर जब अमेरिका ने जिन जिन देशों से मदद मांगी सबने एक तरह इनडायरेक्टली मना कर दिया, चाहे उसमें नेटो देश ही क्यों ना शामिल हों, जो हमेशा से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। ऐसे में बातचीत ही एकमात्र रास्ता दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ दोनों देशों की शर्तें इतनी कठोर हैं कि समझौते की राह आसान नहीं लगती। ये शर्तें सिर्फ राजनीतिक, रणनीतिक या आर्थिक नहीं लग रही, ये दोनों देशों की साख की शर्तें ज्यादा लग रही हैं। ईरान ने लेबनान में युद्ध विराम और अपनी जब्त संपत्तियों की वापसी जैसी मांगे रखी हैं, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर रोक लगाए। इन मुद्दों पर सहमति बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इस बातचीत का एक और बड़ा पहलू मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। दोनों देश एक दूसरे को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि ये शर्तें साख की शर्तें हैं। बयानबाजी, सैन्य तैयारी, प्रतीकात्मक कदम इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन अक्सर इतिहास ने यह दिखाया है कि ऐसे ही तनावपूर्ण माहौल में बड़े समझौते भी हुए हैं, क्योंकि अंततः दोनों पक्ष ये समझ जाते हैं कि टकराव की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर ये बातचीत सफल होती है तो ये न केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों में सुधार ला सकती है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। वहीं अगर ये विफल होती है तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है और सैन्य टकराव की संभावना तेज हो सकती है। कुल मिलाकर इस्लामाबाद में होने वाली ये बातचीत केवल एक कूटनीतिक बैठक नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है, जो इतिहास में छप जाएगा। इसमें शामिल हर पक्ष अपनी अपनी रणनीति के साथ आया है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो अपने मतभेदों को कितनी समझदारी और लचीलापन उसमें रखते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी से सुलझा पाते हैं। दुनिया की नजरें इस बातचीत पर टिकी हुई हैं, और आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि ये प्रयास शांति की दिशा में एक कदम होगा या फिर और असफल कोशिश। लेकिन इस बीच सबसे पहले ये बात काबिले गौर है कि दोनों पक्षों की तरफ से जो धमकियां आ रही हैं, चाहे ईरान लगातार अपनी शर्तों को मॉडिफाई कर रहा हो कि बातचीत सिर्फ तब शुरू होगी जब पूरी तरह लेबनान भी इस सीज फायर का हिस्सा होगा, वहीं लेबनान से जुड़ा है इजराइल, और इजराइल लगातार लेबनान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना साध रहा है और लेबनान के साथ सीज फायर करने को किसी भी तरह से राजी नहीं है, बेहद असहज नजर आ रहा है। और यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका के बीच यानी बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच भी तीखी तकरार हो रही है। तो वहीं इस बातचीत से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी सामने आ चुकी है कि ईरानी अगर जिंदा हैं तो सिर्फ बातचीत के लिए, और अगर ये बातचीत नहीं होती है तो फिर ईरान के ऊपर हमले जारी रहेंगे, और हथियारों से भरे जहाज अभी भी ईरान के करीब पहुंच रहे हैं। इस तरह की धमकियां इस बातचीत को किस दिशा में लेकर जाएंगी और लगातार बदलती शर्तें इस बातचीत को किस दिशा में लेकर जाएंगी, ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन दुनिया की नजरें, पूरे पश्चिम एशिया की नजरें, पूरे मिडिल ईस्ट की नजरें इसी बातचीत पर आज टिकी हुई हैं, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी है।